दोस्तों, आज हम और आप अपने अपने घरों में चैन से बैठे हैं और हर मौसम का आनंद लेते हुए मोबाइल पर कहानियां देख रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि साल 1947 में अपने देश में ऐसे हालात थे कि आराम से बैठना तो क्या, हम चैन की सांस भी नहीं ले सकते थे। उस समय होने वाली उन असंख्य मार्मिक घटनाओं में से कुछ एक के उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस विभाजन की घटना को पूरा देखें, तभी आप उनके दर्द और पीड़ा का एहसास महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको उस समय महिलाओं के साथ हुई ज्यादतियों के कुछ दृश्यों से रूबरू कराता हूँ। यह दृश्य मानवीय संवेदनाओं के परे पत्थर से पत्थर दिल को भी झकझोर देने वाले हैं। दोस्तों, अब असली कहानी पर चलते हैं। तकरीबन पिछले 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। कई विद्वानों ने तो उस हिंसक काल में औरतों के भयानक और दुखी अनुभवों के बारे में लिखा है कि उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा और खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने उस समय जो कुछ भुगता था, उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई भी संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया और इस तरह की बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई, ऐसा मानकर उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में ये कड़े फैसले लिए जा रहे थे, उनसे इस बार भी कोई सलाह नहीं ली गई थी। अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने के लिए उनके अधिकारों को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। उस समय अपने घर वालों की मौत की खबर सुनकर औरतें सिर्फ एक दूसरे को ढांढस ही बंधाती थीं, क्योंकि उस वक्त हुए दंगों में पुरुष बड़ी संख्या में मारे गए थे। इस तरह की ये मुहिम साल 1954 में जाकर खत्म हुई। इतिहासकारों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज्जत का है विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था, जिसमें मर्दानगी जन यानी औरत और जमीन पर मालिकाने से तय होती है। उत्तर भारतीय किसान समाजों में यह पुराना विचार रहा है कि मर्द का पुंसत्व उसकी इस काबिलियत से समझा जाता था कि वह अपनी चीजों यानी औरतों और जमीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन्हीं दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था और अक्सर औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर अपना नसीब समझ लेती थीं। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतों, बीबी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे सबसे पहले औरतों को ही मार डालते थे। लेखक उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक द साइड ऑफ साइलेंस में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले के धुआ खालसा गांव के एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। बताते हैं कि विभाजन के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसी गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं।
उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के इस फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया, बल्कि कई दफा तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी सांचे में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद करता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती थी या जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा। पर कुछ भी कहें, वो दौर बहुत ही भयानक और डरावना था, जिसको आज भी देख सुनकर रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जय हिंद।